मूवी की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमारी फीमेल लीड जेनी को दिखाया जाता है। जेनी जो कि प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर बता रही होती है कि आपके ट्रिपल्स बेबी होने वाले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। बेबी का फादर कहाँ है, वो क्यों नहीं आया। यहाँ पर फिर जेनी एक फ्लैशबैक याद करती है। वहाँ पर एक ओल्ड लेडी होती है। ओल्ड लेडी कहती है कि हमारे अट्रैक्शन से वो डेफिनेटली जाग जाएगा। जेनी कहती है लेकिन मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर फिर वो उसे एक लाइट देती हैं, बोलती हैं कि इसको जला लेना, इसके बाद तुम खुद ही सब कुछ करने लग जाओगी और ये ग्रैंडमा तुम्हें डेफिनेटली इसका मेडिकल एक्सपेंस देगी। यहाँ पर फिर जेनी उसके क्लोज चली जाती है। मॉर्निंग में सोचती है कि अभी तक क्यों नहीं जागा। मिस्टर मो की तो आँख में पट्टी बंधी हुई थी। वो कहता है कि कौन है, वो जाग गया था। जेनी कहती है कि मैं आपकी ब्राइड हूँ। मो कहता है कि चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। यहाँ पे जेनी सोचती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, ये मुझे देखना तक नहीं चाहता। फिर वो वहाँ से चली जाती है नीचे। ग्रैंडमा कहती है कि कैसा चल रहा। जेनी कहती है कि आपका ग्रैंडसन जाग गया है। ग्रैंडमा तो यहाँ पास खुश हो जाती है। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है जेनी ये सब अपनी ग्रैंडमा के लिए कर रही थी, उनके हॉस्पिटल बिल के लिए। फिर हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर जेनी सोच रही थी कि अफसोस है कि वो एक गैर जिम्मेदार आदमी है। यहाँ पर डॉक्टर क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम इस बेबी को रखना चाहती हो या फिर नहीं। जेनी कहती है कि मैं इन 3 बेबीज को रखना चाहती हूँ। डॉक्टर कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, जितनी जल्दी हो सके प्रेगनेंसी वाला इंजेक्शन लगवा लेना। फिर यहाँ पर वो बिल पे करने जाती है लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं थे। यहाँ पर जेनी सोचती है कि मुझे तो अभी ही मिली थी मेरी स्कॉलरशिप। यहाँ पर फिर वो अपने फादर को कॉल करती है और कहती है कि आपने मेरे पैसे लिए हैं। फादर कहते हैं कि तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे फादर इसे अपने पास रखेंगे। जेनी कहती है कि फादर मुझे पैसों की ज़रूरत है। यहाँ पर फादर कहते हैं कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो तुम इंपीरियल होटल पर आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। दूसरी तरफ यहाँ पर तो उसके फादर ने किसी को बुला कर रखा था। यहाँ पर उसके फादर तो किसी को उसे बेच रहे होते हैं। बाद में जेनी जा रही होती है लेकिन वहाँ पास तो उसे कोई भी कार वगैरह कुछ भी नहीं मिल रही थी। यहाँ पर फिर वो एक टैक्सी समझकर मिस्टर मो की कार पर बैठ जाती है। पीछे मिस्टर मो बैठा होता है। जेनी कहती है कि क्या आपके पास एक टिश्यू है। फिर वो अपने आंसू वगैरह पोंछ रही होती है और मन में सोच रही होती है कि बेबी मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तभी यहाँ पर वो मिस्टर मो से पूछती है कि क्या ये कोई टैक्सी नहीं है। मिस्टर मो कहते हैं कि नहीं। जेनी कहती है कि माफ़ करना, मैं बहुत ज़्यादा वरिड थी इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगी। यहाँ पर मिस्टर मो कहता है कि रुकने की ज़रूरत नहीं है। जेनी कहती है मैं आपका एडवांटेज नहीं उठाना चाहती। फिर यहाँ से वो उतर के चली गई थी। यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप तो इस स्कूल का लीडर है ना, क्या आपको ये लिटिल रैबिट पसंद आई। वो कहता है बकवास मत करो। फिर असिस्टेंट बताता है कि ओल्ड लेडी ने आपके लिए आज बहुत ज़्यादा फेमस लेडीज़ को बुलाया है, आपको उनमें से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। वो कहता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं। फिर यहाँ पर वो असिस्टेंट बताता है कि वो लिटिल रैबिट तो अंदर चली गई लेकिन अंदर तो बहुत सारे लोग हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जेनी आ गई होती है। उसके फादर कहते हैं कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। जेनी कहती है मैं तो यहाँ पर बस आपसे पैसे लेने के लिए आई थी ना। फादर कहते हैं कि चुप रहो, मैं तो यहाँ पर अपना बिजनेस कर रहा हूँ, अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हें तुरंत टपका दूंगा। उसी तरफ वही बंदा खड़ा होता है जिसे उसके फादर ने सेट किया था। वो कहता है कि मैंने सुना है कि आज रात मिस्टर मो आएंगे। तो उसी तरफ यहाँ पर मिस्टर मो आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ उसके फादर तो उस बंदे से उसको इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं। यहाँ पर फिर वो बंदा तो अपना ठरकपन दिखा रहा होता है और जेनी के क्लोज आ रहा था। जेनी उससे दूर जा रही होती है। वो बंदा उसके ऊपर गुस्सा करने वाला था। तभी जेनी गिरने वाली थी, पीछे से उसे मिस्टर मो पकड़ लेते हैं। यहाँ पर तो जेनी के फादर उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम इतने बड़े शख्स के ऊपर कैसे गिर गई, और उसे कूटने के लिए आ रहे होते। तभी उसका हाथ मिस्टर मो पकड़ लेते हैं। यहाँ पर फिर वो बंदा बता रहे होते हैं कि इसके फादर ने ना मुझे इसको भेज दिया था और इसने बहुत ज़्यादा कर्ज मुझसे ले रखा है। मिस्टर मो कहता है कि आज यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पर तो ठरकी बंदा यहाँ पर माफ़ी वगैरह मांगने लग गया था। कहते हैं कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। यहाँ पर वो उन बंदे को गार्ड से कुटवा रहा होता है और जेनी के आइस क्लोज कर दिया था। बाद में वो जेनी से कहता है कि तुम वापस चले जाओ, ये तुम्हारे लिए पैसे कमाने की जगह नहीं है। फिर बाद में जेनी यहाँ पे जा रही होती लेकिन गार्ड्स उसे नहीं जाने देते। कहते कि मिस्टर मो की प्रोटेक्शन के लिए हमें तुम्हें नहीं जाने देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ जो थी मिस्टर मो को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर मो तो एक झटके में सबको भगा देते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट कह रहा होता है अगर आप मैरिज नहीं भी करते हैं तो आपको किसी को अपने बेबी को बर्थ देने के लिए किसी को ढूंढ लेना चाहिए। मो कहता है कि मुझे उस टाइप की मोमेंट्स डिस्कस्टेड लगती हैं जो पैसों के पीछे आती हैं। यहाँ पर तो उस लड़की ने कुछ पिला दिया होता है तो मिस्टर मो की हालत ख़राब हो रही होती है। असिस्टेंट कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसी वुमेन ढूंढूंगा जो तुम्हें ठीक कर सके। वो कहता है कि ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले पेंट हाउस स्वीट में चला जाऊंगा। तभी यहाँ पर असिस्टेंट जेनी को देखता है। जेनी जो कि गार्ड्स के पास खड़ी थी क्योंकि गार्ड्स उसे जाने नहीं दे रहे थे। वो गार्ड से पूछ रही होती है कि ये पार्टी कब एंड होगी। यहाँ पर असिस्टेंट तो जेनी को अपने साथ ले जाता है और मिस्टर मो के रूम में बंद कर दिया था उसे। जेनी चिल्ला रही होती है कि गेट खोलो।
जैनी मिस्टर मो से कहती है कि मैं नीचे जाना चाहती हूँ, लेकिन एलिवेटर खुल ही नहीं रही है और बाहर से किसी ने गेट भी बंद कर दिया, कोई खोल ही नहीं रहा है। मेरा अंदर आने का इरादा नहीं था। यहाँ पर तो मिस्टर मो से किस करने लग गया था। जैनी कहती है मुझे जाने दो। मो कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, तुम जो चाहती हो मैं सब करूँगा। जैनी कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो फिर भी तुम यहाँ बाहर आई हो। फिर वो उसके साथ फोर्सफुली नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। जैनी कहती है कि तुमने कानून तोड़ा है। वो कहता है कि क्या तुम मुझ पर केस करना चाहती हो, तुम यहाँ अकेले आई हो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए। जैनी कहती है कि मैं पैसों के लिए ऐसा वैसा काम नहीं करती, मुझे यहाँ लाने के लिए ट्रिक्स खेली गई हैं। वो कहता है दिखावा मत करो, और हाँ अगर तुम्हें फ्यूचर में पैसे की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास वो फैमिली आ जाना, मैं तुम्हें दे दूँगा। यहाँ पर तो जैनी कहती है कि ऐसा नहीं है, वो तो रो रही होती है, वो तो चला गया था। बाद में यहाँ पर असिस्टेंट उसे बहुत सारा पैसा वगैरह दे रहा होता है। जैनी कहती है मुझे नहीं चाहिए। तभी उसे डॉक्टर की कॉल आती है और कह रहा होता है कि तुम प्रेगनेंसी वाले इंजेक्शन कब लगवाने आ रही हो। उसके पास तो पैसे नहीं थे। जैनी कहती है कि तुम मुझे 30,000 युआन दे दो उधार, मैं तुम्हें बाद में वापस कर दूंगी। वो बाहर जा रही होती है, तभी वहाँ पे उसे ग्रैंडमा मिल जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें मैं कब से ढूंढ रही थी, तुमने और मेरे पोते ने अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया है। जैनी कहती है ग्रैंडमा मैं आपकी अब पोती नहीं रह सकती, मैं अब साफ नहीं हूँ, और वहाँ से चली गई थी। यहाँ पे ग्रैंडमा सोच रही थी कि मैं देखती हूँ कि मेरी इस ग्रैंड डॉटर इन लोग को कौन धमकाने की हिम्मत किया है। तभी वहाँ पर मो आ जाता है। फिर ग्रैंडमा समझ जाती है कि कल रात वो तुम्हारे साथ थी और ग्रैंडमा तो यहाँ पर खुश हो रही होती है। यहाँ पर मो कहता है कि ग्रैंडमा आपने मुझे कल रात मेडिसिन दी थी ना, ऊपर से वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी। ग्रैंडमा कहती है कि क्या प्रेग्नेंट है। यहाँ पे ग्रैंडमा बताती है कि वही लड़की है जो तुम्हारे साथ उस रात थी और इसी ने तुम्हें उस दिन जगाया था और उसके बेली में तुम्हारा बेबी है। वो कहता है कि क्या, और असिस्टेंट से कहता है कि जाओ और उसे ढूंढो। दूसरी तरफ यहाँ पर जैनी ने इंजेक्शन वाला ले लिया होता है और सोच रही थी कि अब मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपने बेबीज़ को सर्वाइव करने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पर तो ग्रैंडमा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि प्रेगनेंसी का सुनकर। यहाँ पर मो कहता है कि ग्रैंडमा आप शांति से बैठ जाइए, मैंने उसे ढूंढने के लिए कहा है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आकर बताता है कि उसके फादर उसका मिसकैरेज कराने पर उसे फोर्स कर रहे हैं। पहले से ही ऑपरेशन रूम में है वो। ग्रैंडमा चिल्लाती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोगों को कौन छूने की हिम्मत करेगा, और मो से कहती है कि तुम जल्दी जाओ और उसे रोकने के लिए भेजो किसी को। मो कहता है कि उन्हें प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पैसे दे दो, बेबी के बर्थ हो जाने के बाद DNA टेस्ट के नतीजे आने पर मैं आपको बताऊंगा। ग्रैंडमा तो चिल्ला रही होती है और कहती है कि तुम जल्दी जाओ यहाँ से, ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ और मेरे ग्रैंड सन की बात है, तुम नहीं जाओगे तो मैं जा रही हूँ। वो कहते हैं क्या पता वो एक लालची वुमेन हो, मैं उसे मो फैमिली में कैसे शामिल होने दे सकता हूँ। असिस्टेंट कहते हैं कि आपने गलत समझा, उस दिन आप जब उसे देख रहे थे मुझे लगा कि आप उस पर इंटरेस्टेड हैं, इसलिए मैंने आपके रूम में उसे बंद कर दिया था। वो तो अभी बस एक स्टूडेंट है और आपके दिए हुए उसने गिफ्ट्स और पैसे भी मना कर दिए। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। ग्रैंडमा कहती है तुम मोहिज्म के लीडर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक इनोसेंट सी लड़की को परेशान करने की। अगर मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ग्रैंड सन के बीच कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। और मेड से कहती हैं कि जल्दी से मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए एक रूम साफ कर दो। फिर यहाँ पर वो उसके पास पहुँच गया होता है। सबसे पहले उसके फादर को एक ठूसा देता है। यानी कह रही होती है वो उसका एक मोती ली थी। वो कहती है कि माफ़ करना, मैं तुम्हारे इस मोती को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। वो कहता है कि मुझे भी माफ़ करो, मैं भी तुम्हारे बेबी और तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उसके फादर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़बड़ा रहे होते हैं। वो कहता है कि इस बेबी का फादर मैं हूँ। यहाँ पर तो उसके पेरेंट्स इतने ज़्यादा ग्रीडी होते हैं, कहते हैं कि अगर आप हमारी बेटी को दूर ले जाना चाहते हैं तो हमें 5 मिलियन दे दो। जेनी कहती है कि उन्हें पैसे मत देना, जब मैं छोटी थी तो इन लोगों ने मुझे मेरी ग्रैंडमा के घर छोड़ दिया और मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं की, और यहाँ तक कि वो मुझे मेरी ग्रैंडमा को टपकाने की धमकी भी देती हैं। उसकी मदर कहती है कि अगर तुमने आज मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम इन 3 बेबीज़ को पढ़ देने का सोचना भी मत, उनसे छुटकारा पाओ। यहाँ पर तो फिर वो उन लोगों को सबक सिखाता है। जेनी यहाँ पे बेहोश हो गई थी। नेक्स्ट सीन में बैठ कर दिखाया जाता है जहाँ पर जेनी लेटी हुई थी। यहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि इन्हें एलर्जी हो गई थी। यहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि अगर ये मेडिसिन लेती हैं तो इनके बेबी पर असर पड़ेगा, अगर ये मेडिसिन नहीं लेती हैं तो इनके ब्रेन पर असर पड़ेगा। यहाँ तक कि ये अपने बेबी को सेफ रखने के लिए काफ़ी सारे काम वगैरह करती थी, इसलिए इन्हें एनेस्थीसिया भी हो गया। जब जेनी को होश आता है वो कहती है कि मेरा बेबी सेफ है। वो कहता है कि डोंट वरी, बेबी अब सेफ है। जेनी कहती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए, एंड डोंट वरी, बेबी मेरा है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें धीरे धीरे पैसे लौटा दूंगी। वो कहता है कि ये बेबी मेरा भी है तो इसका रिलेशन मेरे साथ कैसे नहीं हो सकता। अगर मैं तुम्हारी और अपने बेबी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो मुझे मोहिज्म का लीडर होने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर फिर उसका अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट हो जाता है। बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा आ गई होती हैं। ग्रैंडमा कहती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ और किसी उससे मिलने के लिए आई हुई थी, उसके लिए ना एक गिफ्ट वगैरह भी कुछ लाई थी। तभी ना जेनी से वो गिफ्ट टूट जाता है। असिस्टेंट कहते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगा है। जेनी कहती है कि माफ़ करना, ये मुझसे गलती से टूट गया। ग्रैंडमा कहती है कोई बात नहीं। बाद में वो उसके घर आ गई होती है। सभी लोग उसका बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। ग्रैंडमा भी उसे ड्रेसेस वगैरह दिलाती हैं
और रूम पे उसे मिस्टर मुंह से उठा कर ले गए होते हैं और उसे बैग हक कर लिए थे और कहते हैं कि मैं आज सोफे पर सो जाऊँगा, और हाँ, तुम्हें कोई क्वेश्चन करना हो तो तुम मुझसे बात करने पर संकोच मत करना। यहाँ पर तो ये भी उसे बहुत ज़्यादा स्वीटली बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर जेनी सोचती है कि अगर ये बेबी ना होता तो मुझे लगता है कि आपका मुझसे कोई संपर्क भी नहीं होता। रात में ना जेनी को बहुत बुरा सपना आया था। तभी वहाँ पर मिस्टर मो आ जाता है। कहते हैं कि क्या हुआ। वो कहती है कि मुझे बहुत बुरा सपना आया। फिर वो उसे हक करके कंफर्ट कर रहा होता है और कहता है कि तुम मेरी बाहों में हो, तुम्हें कोई भी चोट पहुँचाने की हिम्मत नहीं करता। वो कहता है कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। जेनी सोचती है कि अगर मैंने अपनी आइज़ क्लोज कर ली तो मुझे डर है कि ये सब कुछ गायब हो जाएगा। वो कहता है कि तुम्हें अभी नींद नहीं आ रही है तो मैं आपको तब तक किस करूँगा जब तक आप सो नहीं जाती। यहाँ पे जेनी कहती है ठीक है मैं सोने जा रही हूँ। फिर यहाँ पर मुँह से एक स्टोरी सुना रहा होता है। वो छोटे बच्चों की तरह सो जाती है। यहाँ पर ना वहाँ पर उसके घर में कोई घुस गया था। वो कहता है कि पता लगा कौन है। फिर वो जब वो बंदा मिल गया था फिर वो उसे अच्छी तरीके से धमका रहा होता है। जेनी बाहर पे खड़ी हुई थी। जेनी सोचती है कि तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है और डर रही होती है। तभी मुँह को आवाज़ आती है और कहता है कि बाहर कौन है। बाहर जाता है तो वहाँ पे जेनी थी। वो जेनी को टच करने की कोशिश करता है। जेनी पीछे हो जाती है। वो कहता है कि डरो मत, मैंने उस बुरे आदमी को पकड़ा था, अब तुम डेंजर में नहीं रहोगी। फिर वो जेनी को रूम में ले जाता है। जेनी कहती है कि आपके बुरा चाहने वाले लोग भी हैं। वो कहता है कि हाँ, इसलिए मैं एक माला रखा करता हूँ। जेनी सोचती है कि मैंने उस माला को तो तोड़ दिया। नेक्स्ट सीन में वो एक जगह आई हुई थी। वहाँ पास उसे स्कूल के क्लासमेट्स मिल जाती हैं जो कि उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती हैं। कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम तुम्हारी मॉम आई थी तो कितना ज़्यादा हंगामा मचा दिया था उन्होंने, तुम आए दिन किसी न किसी के बेड में होती होगी। जेनी तो उनकी बकवास नहीं सुनती और बोलती रास्ते से हटो और जाने लगी थी। तभी वो उसे धक्का दे देती है। फिर यहाँ पर मो आ गया होता है। ये लड़कियाँ बोल रही होती कि ये तो कितना ज़्यादा हैंडसम है। यहाँ पर तो वो उसे लेकर जाने लगा था। तभी वो लड़कियाँ कहती हैं कि तो किसी और के बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है, तुम एक फूल बन रहे हो। वो कहता है कि वो मेरी बेबी की मदर है, तो मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। जेनी कहती है कि मैं माउंटेन्स में जाना चाहती हूँ। पीछे से असिस्टेंट कहता है कि आपको डॉक्टर ने साफ मना किया है कि आप कोई कठिन कार्य मत करना। वो तो इसकी विश पूरी करने के लिए उसे गोद में उठाकर ले जाता है। यहाँ पर जेनी जब वहाँ पे पहुँच गई थी वो कहती है कि क्या तुम बौद्ध धर्म में विश्वास रखते हो। असिस्टेंट कहते हैं कि वो माला एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति की है इसलिए बॉस पहने रहते हैं। जेनी कहती है कि मेरा उस माला को डैमेज करने का कोई इरादा नहीं था। वो कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें नीचे ले चलूँ। जेनी कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चले जाऊँगी। यहाँ पर तो जेनी सोच रही थी कि वो पर्सन कौन है जो उसके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो घर पे आ गई होती है ग्रैंड माँ कहती है कि तुम इतनी सैड क्यों हो, क्या तुम्हें इस मोह ने बहुत ज़्यादा तंग किया है। जेनी कहती है ऐसी कोई बात नहीं ग्रैंड माँ, वो तो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। ग्रैंड माँ कहती है कि तुम अभी भी मिस्टर मो कहती हो, तुम्हें अब अपना सुर बदल लेना चाहिए। ग्रैंड माँ की बात मानो और उसे हबी कहो। वो कहते हैं कि ग्रैंड माँ उसके लिए चीज़ें मुश्किल मत बनाओ। क्या तुमने खाना खा लिया। जेनी कहती है कि मैंने इसे खा लिया, मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर चुका है, अब मुझसे ये नहीं खाया जा रहा, लेकिन ये बर्बाद हो जाएगा ना। वो कहता है कोई बात नहीं और उसका झूठा खाना खा लेता है। बाद में असिस्टेंट कहता है कि उस दिन जो आपने कल्प्रिट को पकड़ा था हमें उसके बाद क्या करना चाहिए, क्या उसे ऊपर पहुंचा दे। वो कहता है कि मैं किसी को भी ऊपर नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि मैंने जेनी से प्रॉमिस किया है। नेक्स्ट सीन में जिया मिस्टर मो के पास मिल्क लेकर जाती है और कहती है कि ये लीजिए पी लीजिए, मैंने डिनर के वक्त आपको शर्मिंदा कर दिया था। तभी उससे उसके ऊपर मिल्क गिर जाता है। फिर वो उसके पूछ रही होती है। वो कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो उसे अपने पर बैठा लेता है और कहता है कि हिलना मत, वो तो यहाँ पे रोने लगी थी। वो कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। फिर वो वहाँ से चली जाती, कहती है मैं आराम करना चाहती हूँ। बाहर पे खड़ी हुई थी नीचे मेड से सुनती है कि वो कह रही होती है कि अब जिया आने वाली है। यहाँ पे जेनी सोचती है कि मिस्टर मो के फियांस है वो दोनों तो एक दूसरे के लायक भी हैं। और वो सुनती है कि आज किसी को मिस्टर मो प्रपोज करने वाले हैं। जेनी सोचती है कि मिस्टर मो अपने फियांस को प्रपोज करने वाले हैं। यहाँ पर तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई थी और यहाँ पर सोचती है कि अगर उसकी फियांस मुझे देखती है उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा, मुझे यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। फिर वो वहाँ से जाने लगी थी। जब वो बाहर आ गई होती है तभी वो सोचती है मैं तो उसका नेकलेस ही पहन कर आ गई, मुझे उसे वापस लौटा देना चाहिए। तभी वो वापस जाने लगी थी। तभी वहाँ पास एक गार्ड खड़ा होता है। वो कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। जेनी कहती है कि मैं वापस जाकर अपनी चीज़ें कुछ लौटाना चाहती हूँ। वो गार्ड सोचता है कि आजकल वुमेन कितनी ज़्यादा डिस्कशन होती जा रही हैं और कहती हैं कि वापस जा रही हो, क्या वो तुम्हारा घर है। जेनी कहती है कि वो मेरा घर नहीं है लेकिन यहाँ पर मैं पहले रहती थी। वो गार्ड कहता है कि मैं हर दिन यहाँ पर रहता हूँ, मैंने तुम्हें तो कभी नहीं देखा। यहाँ पर तो वो गार्ड कहने लग गया था कि अगर तुम इतने पैसे चाहिए तो तुम मेरे साथ आ जाओ और उसके साथ ठड़कपन दिखाने लग गया था। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे तो गार्ड उल्टा उसकी शिकायत कर रहा होता है कि उसने मुझे पकड़ लिया, उसे मुझे सबक सिखाना है। असिस्टेंट कहता है कि क्या तुम जानते हो कि वो कौन है, तुमने उसे अपने गंदे हाथों से टच करने की हिम्मत की। यहाँ पर तो असिस्टेंट के गार्ड उस गार्ड को बाहर फेंक आते हैं। असिस्टेंट कहता है कि लोग तुम्हें अभी नहीं जानते हैं लेकिन आज रात के बाद पूरा कंट्री तुम्हें जानने लगेगा। जेनी कहती है कि इसका क्या मतलब है। असिस्टेंट बताता है कि मैं अभी कुछ नहीं बता सकता लेकिन मिस्टर मो आपको बताएंगे ज़रूर।
यहाँ पर फिर वो अंदर आती है तो फिर वही क्लासमेट भी आई हुई थी जो कि बात कर रही होती है, क्या मैं आज मिस्टर मो को देख पाऊंगी। यहाँ पर वो लड़की जब जेनी को देख लेती है तो फिर उसके बाद फिर से बदतमीजी करने लगी थी और उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर मो आ जाता है, कहता है कि क्या तुम ठीक हो। जेनी कहती है कि ये नेकलेस फिर से खराब हो गया। वो कहता है कि मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम खुद की केयर नहीं करती। जेनी कहती है कि लेकिन ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ पर तो मिस्टर मो फिर उन लोगों को सबक सिखाते हैं। जब उस लड़की को पता चलता है कि ये मिस्टर मो है, वो तो उससे माफ़ी वगैरह मांगने लगी थी और असिस्टेंट से कहता है कि इसके साथ सारी कॉपरेशन बंद कर दो। जेनी कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम ये सब नहीं करोगे, मुझसे प्रॉमिस भी किया था। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। फिर वो उन दोनों को जाने देता है। जेनी फिर चेंज करने के लिए गई हुई थी। वो कहता है कि तुम जल्दी से चेंज कर लो, मैं बाहर जाता हूँ, फिर मैं तुम्हें किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलवाऊंगा जिसने मुझे वो माला दी थी। जब वो वहाँ जाती है, वो उसी वुमन के साथ खड़ा हुआ था। जेनी यहाँ पे सोचती है कि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आश्चर्य नहीं है कि वो उन मोतियों की माला को इतने अच्छे से रखा हुआ था। यहाँ पर तो उस वुमेन और जेनी का हार्ट तो बिल्कुल सेम था। ये वुमेन तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। यहाँ पर तो सभी लोग बातें करने लगे थे, इन दोनों का हार्ट सेम है फिर भी मिस जिया का मुकाबला नहीं कर सकती। वो तो अपना हार उतारने लगी थी और कहती कि मुझे नहीं पता था कि मैं आपके जैसा सेम हार पहनी हूँ। तभी यहाँ पर जिया गिरने वाली थी स्विमिंग पूल पर। तभी जेनी उसे पकड़ने की कोशिश करती है जिसकी वजह से वो भी साथ पे गिर गई थी। यहाँ पर तो वो लोग सब बातें बनाने लग गए थे कि इसने मिस जिया को गिरा दिया है, अब मिस जिया इसे नहीं छोड़ेंगी। वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी जिया स्विमिंग पूल से तैरकर बाहर निकलती है और सबके ऊपर चिल्लाने लगी थी। कहती है कि मैं खुद से गिरी हूँ, मुझे डर गई थी मैं लाइट देखकर, इसलिए मैं गिर गई। सब लोग उसे ब्लेम करना बंद करो। अगर मैंने सुना फिर से उसे थीप कहते हुए तुम लोग के मुंह से, तो मैं तुम सब लोग को उल्टा लटका दूंगी। फिर जिया तो यहाँ पर जेनी को अपने साथ ले जाती है कपड़े चेंज कराने के लिए। यहाँ पर जेनी उसे बाद में कह रही होती है कि मिस्टर मो केवल मेरे पास इसलिए है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरे पास एक बेबी है। जब मेरा बेबी हो जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं आपको और मिस्टर मो को परेशान नहीं करूंगी। जिया कहती है कि वो हाल ही में तुम्हारे साथ कैसा बिहेव कर रहा है, तुम अभी भी उसे मिस्टर मो कहती हो। यहाँ पर जेनी कहती है कि वो मेरे साथ केवल इसलिए अच्छा बिहेव करते हैं क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने कभी भी उनके साथ होने का नहीं सोचा। आप और वो हेवन से बनी जोड़ी है। जिया कहती है लगता तुमने कुछ गलत समझ लिया है, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी, पहले तुम कपड़े चेंज कर लो। फिर जब वो चेंज करके आ गई होती है तो वहाँ पर जिया थी और वहाँ पे मिस्टर मो भी आ गया होता है। जिया कहती है कि तुम्हारी ये लिटिल गर्ल सोचती है कि मैं और तुम एक परफेक्ट मैच मेकिंग है, इसलिए वो जेलस हो रही है। यहाँ पर जिया बताती है कि मैं मिस्टर मो की रियल मदर हूँ। वो भी कहता है कि आज की रात सिर्फ तुम्हारे लिए है। मो के फादर और मेरा बहुत पहले ही डिवोर्स हो गया था, अगर आज तुम ना होती तो मैं मो फैमिली में आज वापस भी नहीं आती। फिर यहाँ पर वो जेनी को प्रपोज कर देता है। यहाँ पर वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। ग्रैंडमा कहती है कि अब तुम्हें अपने हस्बैंड को हबी कहना शुरू कर देना चाहिए। यहाँ पर फिर वो लोग हक करते हैं और सभी लोग यहाँ पर क्लैपिंग कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में जेनी को उसके मॉनिटर को कॉल आता है। मॉनिटर कहते हैं कि तुम काफ़ी टाइम से क्लासेस नहीं ले रही हो। वो कहते हैं कि कुछ गड़बड़ है क्या। तभी पीछे से मिस्टर मो वाईफी वाईफी कहते हुए आ रहे थे। फिर यहाँ पे मॉनिटर कहता है कि तुम्हारे रूम में किसी मैन की आवाज़ आ रही है। जेनी कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी और फ़ोन कट कर देती है। जेनी कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है क्या मैं तुम्हें अपनी वाइफ ही नहीं बोल सकता। जेनी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे क्लासमेट्स को पता चले कि मैंने इतनी जल्दी मैरिज कर ली है। वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरे वाइफ ही बनना इतना ज़्यादा एम्बैरसिंग है। जेनी कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम नाराज मत हो। फिर वो उसके चिक पर किस करके चला जाता है। यहाँ पर जेनी सोचती है कि क्या ये मेरा हस्बैंड है। फिर यहाँ पर उसे एक आइडिया आ गया था। फिर उसका नंबर ना वो हस्बैंड से हटाकर कुछ और रख रही होती है। उस तरह मिस्टर मोस की सारी हरकतें कैमरास में दिख रहे होते हैं। यहाँ पर फिर वो मिस्टर मो से कॉल कर देते हैं। जेनी कहती है कि हेलो। वो कहता है कि आजकल तुम्हारा बिहेव कुछ अच्छा नहीं है। जेनी कहती है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो कहता है कि 45 डिग्री दाएं मुड़ना जरा। वो देखती है कि वहाँ पे तो कैमरा था। यहाँ पर जेनी सोचती है कि वो नहीं देखा होगा कि मैंने उसका नेम बदल दिया है। कैमरास भी वैसे भी दूर लगे हुए हैं। वो कहता है कि तुम नहीं जानती मो फैमिली के विला में काफ़ी सारे सैकड़ों कैमरास लगे हैं, हर एक कैमरास में मिलियन पिक्सल्स हैं। तुम्हारी सारी हरकतें मुझे क्लियरली दिख रही हैं। जेनी कहती है कि तुम एक वॉयर हो। वो कहता है कि तुम्हारे साथ एक लंबा रास्ता तय करना है, तो एक कैमरा होना तो अच्छी बात है ना। जेनी सोचती है कि मैं किसी दिन इन सारे कैमरास को तोड़ दूंगी। यहाँ पर तो वो किसी बंदे को कुटवा रहा होता है। जेनी कहती है किसकी आवाज़ थी। वो कहता है कि पियानो की आवाज़ है। एक्चुअल में मैं ना एक हॉरर मूवी देख रहा था। और पूछता है कि क्या तुमने खाना खाया। वो कहती है कि नहीं खाया। वो कहता है ठीक है तुम मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। वो फिर घर आ गया होता है। वो पूछता है कि जेनी कहाँ है और कहता है कि छिपकर खाना मत खाओ। फिर वो लोग डिनर टेबल पर आ गए थे। यहाँ पर फिर वो कहता है कि तुम क्या खाना चाहती हो। जेनी कहती है कि मैंने बहुत सारा खा लिया, अब मैं और नहीं खा सकती। वो मेड से कहता है कि क्या मिस को देखने के लिए कोई डॉक्टर नहीं आती डेली। वो कहती है, मेड कहती है मिस का बॉडी बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव है क्योंकि वो ट्रिपल्स बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। इनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। वो कहता है तो फिर कोई रास्ता निकालो। जेनी कहती है नहीं नहीं मैं और नहीं खा सकती, 2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ज़्यादा गुस्सा मत करो।
वो कहता है ठीक है 1 मिनट रुको, फिर वो उसके लिए डिनर बना रहा होता है। असिस्टेंट साइड से झाँक रहा था। यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, मिस्टर मो ने कभी भी किसी के लिए डिनर नहीं बनाया। वो कहता है कि तुम एक हार्टलेस लिटिल रैबिट हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना रहा हूँ। वो तो जा रही होती है। वो कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि मैं क्या करूँ फिर। वो कहता है कि जाओ मेरे लिए एक टमाटो लेकर आओ। जैनी कहती है कि तुम रियलिटी में खाना बना सकते हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारी केयर नहीं कर सकता तो ग्रैंडमा और मेरी मदर तो मुझे टपकाई देंगी। यहाँ पर फिर उसे किसी का कॉल आता है, वो बात कर रही होती है। वो अगला पर्सन कहता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में वो लड़का कौन था। जैनी कहती है कि मेरा पर्सनल मैटर है, मैं इसे पब्लिक नहीं करना चाहती। कॉल वाला पर्सन कहता है कि तुम एक ओल्ड मैन के साथ हो। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था तुमसे, लेकिन क्या तुम मुझे समझती हो। जैनी कहती है तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, मैं आपकी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, लेकिन हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं और सिर्फ क्लासमेट्स ही हो सकते हैं। वो पर्सन कहता है लेकिन तुम्हारे बगल में बैठे हुए मैन का क्या, तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप क्या है। यहाँ पर फिर मोस का फ़ोन उसे छीन लेता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफी से दोबारा इस तरह परेशान करने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुम्हारी ज़िंदगी झंड कर दूंगा। और फ़ोन कट कर दिया था। जैनी कहती है कि तुम मेरे क्लासमेट से कैसे बात कर रहे हो। वो कहता है मैं उससे बहुत पोलाइट से ही बात कर रहा था। फिर उसे डिनर देता है। वो कहती है मुझे नहीं खाना। वो कहता है मैं एक बात को दोबारा रिपीट नहीं करता। जैनी कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो और कहती है क्या इसका कारण ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस वजह से क्या मेरे कोई फ्रेंड नहीं हो सकते। वो कहता है कि एक मैन होने के नाते मुझे पता है कि अगला बंदा क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में, वो तुम्हारे बारे में बुरे इरादे रखता है। जैनी कहती है कि ऐसा मत सोचो कि हर कोई इतना गंदा होता है। वो कहता है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ वो तुमसे इतना एंडलेसली फ़ोन क्यों करता है डेली, वो सिर्फ तुम्हारे साथ सोना चाहता है। जैनी कहती है वो और मैं सिर्फ एक क्लासमेट्स हैं। जैनी कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं सच्चे दोस्तों को डिजर्व नहीं करती, क्या तुम सोचते हो कि सबके मन में मेरे बारे में बुरे ही विचार हैं। फिर वो यहाँ से जाने लगी थी। वो कहता है बिना खाना खाए यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है। जैनी कहती है नहीं फिर तुम क्या कर लोगे। वो असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि देखना जब तक ये खाना नहीं कंप्लीट कर देती तुम यहाँ से नहीं जाना, और इसने कंप्लीट नहीं किया, पूरा डिनर फिनिश नहीं किया तो मैं तुम्हारी बुरी हालत कर दूंगा। जब वो चला गया होता है असिस्टेंट कहता है मिस प्लीज़ मुझ पर दया करें, जल्दी से खा लीजिए। फिर वो डिनर फिनिश कर देती है और सोच रही थी कि इसे खाने के बाद मुझे बिल्कुल भी सिक फील नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में मोए असिस्टेंट से कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ओल्ड मैन हूँ। असिस्टेंट कहता है नहीं बॉस ऐसा नहीं है, आप तो बहुत ज़्यादा चार्मिंग और अट्रैक्टिव हैं और आपका लुक भी बहुत अच्छा है और आप हैंडसम भी बहुत ज़्यादा हैं। वो कहता है ठीक है, ये बताओ कि उन कॉलेज स्टूडेंट और मुझ में क्या अंतर है। असिस्टेंट कहता है कि आप में तो रेयर टैलेंट है, कौन इतना ब्लाइंड है जो आपको कंपेयर कर रहा है कॉलेज स्टूडेंट से। यहाँ पर बाहर तो जेनी भी आ गई थी। यहाँ पर फिर आगे वो कह रहा होता है कि अगर जेनी मेरे बेबी को लेकर प्रेग्नेंट ना होती तो मुझे उस मैन से निपटना होता। बाहर जेनी सोच रही थी कि वो मेरे लिए सिर्फ इसलिए अच्छा है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर यहाँ पर जेनी के काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग गया था और वो गिर गई थी और उसके ब्लड भी निकल रहा था। तब यहाँ पे मुँह आ जाता है और कहता है जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। यहाँ पे डॉक्टर बताता है मोको को इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इस वजह से इनके ब्लड निकला है। अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है। यहाँ पर ग्रैंडमा भी मौके पर चिल्ला रही होती है, कहती है कि तुमने मेरी डॉटर इन लॉ की देखभाल कैसे की, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगी। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और कहता है कि मुझे दुख है, मुझे अपना आपा नहीं खोलना चाहिए था। यहाँ पर जेनी तो उठी नहीं रही होती है। फिर वो गॉड से प्रेयर करने के लिए जाता है, नील डाउन होकर बैठा हुआ था। बाद में फिर जेनी को होश आ गया होता है। वो तो उसके लिए रो रहा होता है। जेनी कहती है कि तुम क्यों रो रहे हो। वो कहता है ठीक है कुछ नहीं, मैंने सोचा था कि तुम फिर कभी नहीं उठोगी। जेनी कहती है कोई बात नहीं, ये सब मेरी गलती है, मुझे पता है कि तुम मेरे भले के लिए सब कुछ कर रहे हो और इससे तुम्हें गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये मेरी गलती है, मुझे नहीं समझ आता, मैं तुमसे एज में बड़ा हूँ, मुझे नहीं पता चलता कि मैं तुम्हें कैसे पैम्पर करूँ। जेनी कहती है कि वो बॉय मेरा सिर्फ क्लासमेट है, मैं उसे पसंद नहीं करती। वो कहता है फिर तुम्हें कौन पसंद है। वो बात चेंज करते हुए कहती है कि ये मेरे हाथ में बैंगल कहाँ से आ गया, मोतियों का, तुम तो इस पर विश्वास नहीं करते ना। वो कहता है कि मैं अभी इस पर बिलीव करता हूँ, गॉड का शुक्र है कि उसने तुम्हें वापस दे दिया, जब तक तुम सेफ हो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जेनी कहती है कि तुमने मुझसे भी क्वेश्चन किया था ना कि तुम्हें कौन पसंद है, मुझे तुम पसंद हो। यहाँ पर वो खुश हो जाता है और उसके फॉरहेड पर किस करता है। नेक्स्ट सीन में जेनी किसी बार पर आई हुई थी, वहाँ पर उसे एंट्री नहीं मिल रही होती है। फिर वो ना भेस बदल कर वहाँ पर जाने की कोशिश करती है। फिर वो इंडियन घुस गई थी अंदर। वहीं पे बार पे तो अंदर मिस्टर मोबी जाके जो है ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। पर ये मैनेजर कहता है कि आप इनमें से किसी रूम को भी चूज कर सकती हैं। जेनी कहती है मुझे पहले वॉशरूम जाना है। यहाँ पर अंदर वो सोचता है कि ये जेनी जैसी आवाज़ क्यों लगी। यहाँ पर ना वो एक्चुअली में एक डॉक्टर को ढूंढने के लिए आई हुई थी। फिर यहाँ पास से वो चले जाती, कहती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ। यहाँ पर तो वो बंदा उसे जाने नहीं देता, कहता है कि तुम भागना चाहती हो, उसका हाथ पकड़ा होता है। वो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। मिस्टर मो अंदर परेशान हो रहा होता है कि आवाज़ कैसी आ रही है, जेनी जैसी लग रही है। उसका फ्रेंड कहता है यहाँ हर रात लोग ऐसे गेम्स खेलते हैं। यहाँ पर ये कद्दू कहता है कि वो जस्ट बगल वाले रूम में मिस्टर मो है, यहाँ पर कोई परेशानी क्रिएट मत करना। जेनी कहती है
जैनी कहती है कि मेरे बैली में भी मिस्टर मो का ही बेबी है। वो बंदा तो बिलीव नहीं करता और हंसने लग गया था। वो कहता है कि वो तुम्हारे बैली में उसका बेबी है तो मैं मिस्टर मो की मदर हूँ, और फोर्सफुली मिस्टर मो के रूम में उसे फेंक देता है। यहाँ पर तो वो अपना फेस झुका कर बैठी हुई थी। फ्रेंड कहता है कि तुम मिस्टर मो की पर्सनल रूम में घुसने की हिम्मत कैसे की। वो कद्दू कहता है कि मिस्टर मो, ये लड़की अज्ञानी है, इसे कुछ नहीं पता, इसे मैं अभी ले जाता हूँ। जैनी यहाँ पर अपना फेस छिपा रही होती है और सोचती है अगर मुझे ऐसी जगह उसने देख लिया वो तो मेरी वाटी लगा देगा। मो कहता है ऊपर देखो। मो कहता है कि तुमने फन कर लिया। पीछे कद्दू कहता है मास्टर क्या आप एक दूसरे को जानते हैं। जैनी कहती है उसने कहा था तुमको कि वो तुम्हारी मदर है। वो कद्दू तो डर रहा होता है। वो कहता है कौन सी मदर। यहाँ पर तो वो बंदा हाथ जोड़ वगैरह के माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है कि सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी वुमेन है। वो कहता है जैनी कहती है कि मुझे परेशान कर रहा था। वो असिस्टेंट की तरफ इशारा करता है, फिर असिस्टेंट उस कद्दू को ले जाता है अपने साथ कूटने के लिए। वो कहता है कि आप खुश। जैनी कहती है वो इसके लायक था और कहती है कि मुझे कुछ और काम है, मैं पहले यहाँ से जा रही हूँ। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करोगी। जैनी कहती है मैं यहाँ पर ना एक अननोन डॉक्टर को ढूंढने के लिए आई थी, क्या तुम्हें पता है। फिर जैनी सोचती है अगर इसे पता होता तो मुझे इतनी परेशानी थोड़ी ना करनी पड़ती। वो कहता है पहले तुम्हें खुद को साफ करना चाहिए। वो कहता है फिर तुमने मुझे अपनी दादी के इलाज के बारे में क्यों नहीं बताया, आधी रात को तुम इस तरह की जगह पर आई हो। जैनी कहती है तुम भी तो यहाँ पे। वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई कौन साइंस है, मैं यहाँ किस लिए हूँ। जैनी कहती है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। वो कहता है ये पूरी चीज़ें मेरी है, कोई भी यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हारा हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, अगर फ्यूचर में तुम्हें कुछ ऐसा काम करना हो तो तुम सीधे मेरे पास आना, यहाँ वहाँ घूमने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम समझ गई। वो कहती है कि हाँ। यहाँ पर फिर वो मो जैनी को लेकर अंदर आ गया था अपने फ्रेंड के साथ। उसका फ्रेंड कहता है कि क्या तुम इस तरह की वुमेन के साथ रह रहे हो, ये ऐसी वैसी वुमेन है, इनका तो ये रोज़ का काम होता है। वो कहता है कि चुप रहो, बकवास मत करो। जैनी कहती है गुस्सा मत हो। फिर यहाँ पर वो वुमेन को बुलाता है। जैनी से कहता है कि ये वही है जिसे तुम ढूंढ रही थी। जैनी कहती है कि आप मेरी ग्रैंड माँ को देख सकते हैं। डॉक्टर वो कहते हैं कि ठीक है देख लूँगा मैं। नेक्स्ट सीन में जैनी मो से पैसे उधार मांग रही होती है, कहती है कि मैं तुम्हें वापस कर दूंगी बाद में, ग्रैंड माँ के इलाज के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है तो तुम मुझे उधार ही दे देना। मो कहते हैं कि तुम्हें पैसे उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। जैनी कहती है ऐसी बात नहीं है, तुमने सारा पैसा खुद कमाया है, मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं उठा सकती। मो कहता है तो फिर तो मैं तो वैसे भी तुम्हारा एडवांटेज उठाने जा रहा हूँ। जैनी कहती है कि बकवास मत करो। मो कहता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा, मुझसे मैरिज कर लो और मेरे पैसों को अपनी प्रॉपर्टी में भी बदल लो, इसे फ़ायदा उठाना नहीं माना चाहता क्या। जैनी कहती है मैरिज। वो कहता है कि ये सही है, मैं तुम्हें बहुत पहले से प्रपोज करना चाहता था, मैं तब तक वेट करना चाहता था जब तक तुम्हारा बेबी नहीं हो जाता, जब तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी तब मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा, लेकिन जब तुम इतनी वरीड हो तो इसलिए हम जल्दी ही मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। वो कहता है कि आप चाहोगे कि बेबी स्वस्थ रहे और बेबी को डराए नहीं। कहती है हाँ। फिर वो उसे हक करता है। फिर बाद में वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ गए थे। जैनी सोच रही थी कि मैंने रियलिटी में इस मैन से मैरिज कर ली, ये तो कोई ड्रीम जैसा लग रहा है। वो कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। जैनी कहती है कि मैंने सुना है कि डिवोर्स के सर्टिफिकेट भी रेड कलर के होते हैं, जो नहीं पता कि ये रेड है या फिर कुछ और कलर है। वो तो उसकी ऐसी बातें सुनकर उससे मैरिज सर्टिफिकेट छीन लेता है और कहता है कि आइंदा मेरे सामने ऐसे शब्द मत यूज करना। वो तो उसे टीज करते हुए कहती है डिवोर्स। वो तो उसे पकड़कर किस कर लेता है। वो कहता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन अगर तुमने ऐसे दोबारा कहने की हिम्मत की तो तुम इसका अंजाम देख सकती हो। जैनी कहती है कि तुम बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो, क्या ये मुंह बंद करने का कोई तरीका है। वो कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें ये डिसाइड करना होगा। फिर यहाँ पर वो अपनी कंपनी घुमाने के लिए ले जाता है। यहाँ पर एम्प्लॉयज बात कर रहे होते हैं कि ये जो लेडी जा रही है ना वो कोई आम लेडी नहीं है, वो बॉस लेडी है। वहाँ पे एक लड़की कहती है बॉस रियलिटी में मैरिज कर चुके हैं। सीन में जैनी बात लेने गई थी लेकिन वो अपनी ड्रेस बाहर ही भूल गई थी। जैनी सोचती है कि मुँह बाहर गया होगा इसलिए वो बाहर चले जाती है। मुझे सोचती है कि जल्दी लेकर आ जाऊंगी वापस। जैसे वो बाहर निकलती है वैसे ही मिस्टर मो से वो टकरा जाती है और उसकी टॉवल भी नीचे गिर गई थी। वो तो उसकी आइज क्लोज कर रही होती है। वो कहता है कि क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी ड्रेस देखूं। फिर वो उसका हाथ अपनी आंखों से हटाता है। वो उसे टीज कर रहा होता है, कहता है कि मैंने तुम्हें पहले से कभी नहीं देखा। वो उसे टॉवल पहनाता है और कहता है कि ध्यान रखो कहीं तुम्हें कोल्ड ना हो जाए। बाद में वो उसे बताता है कि मैं कुछ दिन के लिए बिजनेस ट्रिप में जा रहा हूँ। वो कहती है अच्छा। वो कहता है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं कर सकती ना, या तुम मुझसे दूर रह लोगी। जैनी कहती है ठीक है मैं तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ा दिन के लिए दूर रह लूंगी। वो कहता है कि डोंट वरी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। और उसे एक मोहर देता है और कहता है कि यहाँ पे मोहित फैमिली की ये एक मोहर है, इसे सभी को इसका रूल मानना पड़ता है इस मोहर का। जैनी कहती है लेकिन तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो, कहीं तुम पर कोई खतरा तो नहीं है। वो कहता है कि ये मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें देकर जा रहा हूँ। जैनी से कहता है कि तुम सो जाओ। वो उसे बगल से सुला लेता है और मैं सोच रहा था कि तुम मेरे वापस आने का वेट करना। वो एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि तुमने 1 साल पहले मेरा पैर तोड़ा था, तभी से मैंने सोचा था जब तुम इधर आओगे तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी जान नहीं ले सकते।
वो डॉक्टर कहता है तुम अभी भी जिद्दी होने की हिम्मत कर रहे हो, तुम सिर्फ पैसों के लिए इसमें, मैं तुम्हें सारी विदेशी इंडस्ट्रीज तुम्हें दे दूंगा, मुझे अपने ऑर्गान दे दो। डॉक्टर कहता है विदेशी इंडस्ट्रीज? वो कहता है कि हाँ, मेरे वर्ड्स हमेशा मायने रखते हैं। डॉक्टर कहता है हंसते हुए, लगता है तुम इस बार सिंसियर हो, लेकिन तुमने मेरा पैर तोड़ दिया है, ये बिल्कुल भी सही रास्ता नहीं है। यहाँ पर वो डॉक्टर कहता है कि तुम खुद के ऊपर वार करो, तभी मैं तुम जो चाहोगे वो दूंगा। फिर यहाँ पर हमें मौको दिखाया जाता है जो कि ये सारे फ्लैशबैक याद कर रहा होता है। जेनी कहती है कि बहुत देर हो चुकी, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना था, अदरवाइज तुम कोई ओवर टाइम वर्क में बिजी हो जाओगे। ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। वो कहता है कि मेरे वापस आने तक का वेट करना। ये सारा कुछ वो जेनी के ग्रैंड माँ के लिए कर रहा था। जन कहता है कि आप विदेशी कंट्रीज और इंडस्ट्रीज से बात मत करिए। वो कहता है कि मुझे पता है इस बार वो लोग मुझे हर्ट करेंगे, लेकिन मैंने उस चीफ से प्रॉमिस किया था, इसलिए मैं उसे निराश नहीं कर सकता। असिस्टेंट कहता है लेकिन तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी वाइफ और बेबीज का क्या होगा, उसकी देखभाल कौन करेगा? वो कहता है कि प्लेन की व्यवस्था करो। असिस्टेंट कहता है क्या बकवास कर रहे हैं बॉस। वो कहता है कि जेनी को ये सब पता मत चलने देना। यहाँ पर भी वो एक फ्लैशबैक सोच रहा था। फिर जेनी यहाँ पे उठ गई होती है। वो कहता है कि तुम उठ गई इतनी जल्दी? वो कहता है कि मैं सारी रात सो नहीं सका। जेनी कहती है लेकिन क्यों? वो कहता है कि क्यों, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा देखना चाहता था, मेरे जाने के बाद तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। फिर बाद में यहाँ पर डॉक्टर के सामने वो नाइफ से अपने ऊपर वार कर लेता है। ये तो मौका एक प्लान था। यहाँ पर तो चारों तरफ से वो डीन गिर गया था, ये तो मौके एक साजिश थी। वो डॉक्टर डीन कहता है कि तुमने पुलिस को बुलाने की हिम्मत की। वो कहता है कि तुम इसी लायक हो। बाद में असिस्टेंट जेनी को बताता है कि ऑपरेशन के बाद ग्रैंडमा की स्थिति अच्छी है, वो नॉर्मल है, उन्हें जल्दी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। जेनी कहती है लेकिन मेरा हस्बैंड कहाँ है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ। असिस्टेंट तो यहाँ पर उसे कुछ बता नहीं रहा होता है और कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि आपको भी बेड पर रेस्ट करना चाहिए, ज्यादा एक्साइटेड मत होइए। यानी कहती है मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड कहाँ है, मेरा दिमाग मत खराब करो, तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रहे हो? ग्रैंडमा कहती है कोई बात नहीं बेटा, शांत हो जाओ। जेनी कहती है मुँह के बारे में अभी कोई खबर नहीं मिली है। तभी असिस्टेंट को कॉल आते हैं जहाँ पर उसे पता चलता है कि अब तक कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मुँह जाग गया है। वो बताता है कि मुँह जाग गया है। फिर बाद में मॉम मुँह के ऊपर गुस्सा कर रही होती है, तुम हमसे छुपा रहे थे, सिर्फ इसे हमसे छुपाने के लिए? इतनी बड़ी बात तुम हम सबको बताना सही नहीं समझा तुमने? असिस्टेंट बताता है कि उस टाइम में हेल्प नहीं कर सकता था क्योंकि बॉस ने एक ऑर्गन प्राप्त करने के लिए अपने ऊपर नाइफ से हमला किया था। कुछ महीनों तक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करे हैं, हॉस्पिटल में थे। मिस्टर मो ने मुझे पहले ही कहा था कि ये सब के बारे में मेरे उठने से पहले जेनी को पता नहीं चलना चाहिए। ये सब लोग तो मिलकर असिस्टेंट के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं। यहाँ पर मॉम कहती है देखो मेरा बच्चा कितना ज़्यादा दुबला गया है। फिर वो डॉक्टर से पूछती है कि मेरे हस्बैंड कैसे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हालत अभी ठीक नहीं है। जेनी तो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर मॉम जेनी को रेस्ट कराने के लिए ले गई होती है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट डॉक्टर से पूछता है कि आपने तो कहा था कि मो अब ठीक है पहले से। डॉक्टर हंसते हुए कहता है कि मिस्टर मो को तो नर्क का राजा भी उसे ले जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मो की लिटिल वाइफ इस पर विश्वास कर रही है, मो को भी रेस्ट करना चाहिए। तभी पीछे से मो उठ जाता है। डॉक्टर डर रहा होता है और असिस्टेंट के पीछे छिप गया था क्योंकि वो मो का फ्रेंड भी तो था, और कहता है जल्दी से लेट जाओ। वो कहता है कि मैंने अभी सुना मेरी वाइफ अभी आई थी ना, तुमने उसे झूठ बोला। फिर वो कहता है मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ काम है। असिस्टेंट बताता है कि मैं आपकी वाइफ की अच्छी देखभाल नहीं कर पाया, वो आपके लिए वरिड होने के कारण बेहोश हो गई। वो कहता है कि बेकार चीजें, जेनी को अंदर लेकर आओ। फिर वो उसे अपने बगल से लटवा देता है और उसे हक करके सोने जा रहा था। तभी जेनी उठ जाती है। वो तो इस तरह उठती है, उसके तो दर्द उठ जाता है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे टपकाने चाहती हो क्या? जेनी कहती है माफ करना, क्या तुम ठीक हो? जेनी कहती है कि तुम इतने लॉन्ग टाइम से गायब हो गए थे और यहाँ पर रोए जा रही थी। वो कहता है कि अगर तुम ऐसी रोती रही तो बेबी पर असर पड़ेगा। यहाँ पर ना उसके पेट में काफी तेजी से पेन होने लग गया था। वो कहती है लगता है मैं बेबी को बर्थ देने वाली हूँ। तभी यहाँ पे डॉक्टर आ जाता है। जेनी कहती है मुझे डर लग रहा है अभी। डॉक्टर कहते हैं कि हमें इन्हें डिलीवरी रूम में ले जाना होगा। वो कहता है कि डरो मत, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ ना। वो कहता है कि मैं भी इसके साथ चलूंगा। फिर यहाँ पर वो बेबीज को बर्थ दे देती है, जिनमें एक बेबी गर्ल थी और 2 बेबी बॉय थे। डॉक्टर कहता है मुँह से 3 बेबीज है, पहले आप किसे देखना चाहते हैं? वो कहता है कि अपनी डॉटर को। वो जेनी से कहता है कि बेबी तुम्हारी तरह है। जेनी कहती है कि तुम्हें कैसे पता ये मेरी तरह दिखती है, उसका तो ये फेस भी समझ में नहीं आ रहा होगा। वो कहता है कि तुम्हारी जितनी ब्यूटीफुल जो है। तब यहाँ पे जेनी के बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा होता है। जेनी कहती है कि अभी क्या मैं ऊपर जाने वाली हूँ? वो कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जा सकती, अदरवाइज मैं पाताल भी पहुँच जाऊँगा तुम्हारे पीछे पीछे। जेनी कहती है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम हमारे बेबीज की केयर करोगे, इसके अलावा मेरी ग्रैंडमा की भी। वो एग्री करता है। डॉक्टर बाद में बताता है कि पेशेंट पहले से ठीक हो गया है थोड़ा। डॉक्टर कहता है कि 3 साल के पहले आप उसे दोबारा प्रेग्नेंट मत करना। वो कहता है कि किसने कहा कि मैं उसके साथ दोबारा बेबी करूंगा, अपनी वाइफ को दोबारा इस तरह का पेन सहन नहीं करने दूंगा। बाद में वो जेनी से मिलने के लिए जाता है। जेनी कहती है कि तुमने बेबीज को नहीं देखा। यहाँ पर वो जेनी की केयर कर रहा होता है। जेनी कहती है कि बच्चा ना हो तो क्या होगा? वो कहता है कि मुझे नहीं पता। जेनी कहती है कि तुमने फिल्म नहीं देखी। वो कहता है कि उन लोगों ने तुम्हें कितना ज़्यादा कष्ट दिया, मैं इसे नहीं देख सकता। जेनी कहती है तुम्हारे जैसा कोई नहीं है,
जैनी कहती है कि हम पूर्णकालीन पिता बनने पर सहमत नहीं थे। वो कहता है कि मुझे केवल आपकी ज़रूरत है। मैं पहले से ही वेस्टमी के लिए अपॉइंटमेंट ले चुका हूँ। अब मैं तुम्हें और कष्ट नहीं सहने दूंगा। जैनी कहती है ऑपरेशन बहुत जल्दी है ये, लेकिन डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। नेक्स्ट सीन में वो पूछ रहा होता है क्या बेबी सो गया है। जैनी कहती है कि मेरे बेबीज बहुत प्यारे हैं। वो कहता है कि मेरा क्या। जैनी कहती है कि तुम कब वापस आए, और हाँ धीरे से बोलो ताकि बेबी जाग न जाए। वो कहता है कि तुम पूरे दिन बेबीज को देखती रहती हो, तुम तो अपने हबी की तरफ ध्यान ही नहीं देती, और उसे गोद में बैठा लेता है। जैनी कहती है कि तुम मुझे नीचे कर दो, बेबी अभी भी देख रहा है। वो कहता है कि वो छोटा है, उसे समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। वो कहता है चलो ऊपर चल के सो जाएं। जैनी कहती है मैं अभी बेबी को सुला रही थी और उसके साथ सोऊंगी। एक काम करो तुम, बेबीज को पहले हम लोग रूम में ले जाते हैं। वो कहता है बातचीत के लिए कोई जगह नहीं है। बाद में वो कहता है कि तुम बात क्यों नहीं कर रही। जैनी कहती है कि मुझ में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। वो कहता है कि इस टाइम मेरे पास कोई भी ताकत नहीं है, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम दूर जाओ, और उसके क्लोजर आता है। इतने में ही इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ बस एक न्यू स्टोरी के साथ।